माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्स विजन। आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक पर चर्चा करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम होगा मोशन ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की गति। पृथ्वी की कितनी गति होती है। ठीक है माय डियर फ्रेंड, इससे पूर्व की वीडियो में हमने ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक पर ही चर्चा की थी और हमारे टॉपिक का नाम था लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वो वीडियो देख लेना। उसके उपरांत ये वीडियो देखोगे तो आपकी इनके पृथ्वी की गतियों के प्रति अच्छी से अंडरस्टैंडिंग बनेगी। अगर नहीं देखोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा। लेकिन अगर आप वो वीडियो देख लोगे या अगर आप लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड के बारे में थोड़ा सा भी जानते होंगे तो आपको ईजी वे में समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप नहीं भी जानते हो तो भी समझ में आएगा। ओके, सो करते हैं अपने टॉपिक की स्टार्टिंग। टॉपिक का नाम है बच्चों ज्योग्राफी से रिलेटेड पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां। ठीक है, मोशन ऑफ अर्थ। देखो बच्चों पृथ्वी की चार गतियां होती है। एक होती है रोटेशन मोमेंट, इसको बोलते हैं हम हिंदी में घूर्णन गति। क्या बोलते हैं? घूर्णन गति। घूर्णन गति या इसी को हम बोलते हैं बच्चों परिभ्रमण गति। परिभ्रमण, परिभ्रमण या इसी को एक और नाम बोलते हैं हम दैनिक गति। तीनों नाम से याद रखना, पता नहीं एग्जाम में कौन से याद है। तो जो पृथ्वी की जो पहली गति होती है रोटेशनल मूवमेंट होता है, जिसको हम घूर्णन गति, परिभ्रमण गति या दैनिक गति बोलते हैं। दूसरी होती है बच्चों हमारे पास परिक्रमण गति। ठीक है, परिक्रमण, परिक्रमण इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिवोल्यूशनरी मोशन। रिवोल्यूशनरी मोशन, रिवोल्यूशनरी मोशन। फर्स्ट इज रोटेशन मोशन, सेकंड इज रिवोल्यूशनरी मोशन, परिक्रमण गति। तीसरी आती है बच्चों की पुरस्करण गति। पुरस्करण गति इसको हम बोलते हैं प्रिसेशनल मोशन। क्या बोलते हैं? प्रिसेशनल मोशन। फोर्थ होता है बच्चों आपकी गैलेक्टिक गति। क्या बोलते हैं? गैलेक्टिक गति। गैलेक्टिक, इसे बोलते हैं बच्चों गैलेक्टिक मोशन या मूवमेंट। बात संभाले, मोशन बोलो या मोशन, एक ही बात है। ठीक है बच्चों, पृथ्वी की कितनी गतियां होती है? पृथ्वी की चार गति होती है। पहली रोटेशनल मोशन या रोटेशनल मूवमेंट, सेकेंडली रिवोल्यूशनरी मोशन, थर्ड प्रिसेशनल मोशन, फोर्थ इज अ गैलेक्टिक मोशन। ठीक है, इन दो जो गतियों को ना हम फिजिक्स के साथ पढ़ेंगे, फिजिक्स के साथ पढ़ेंगे क्योंकि इनका जो रिलेशन है ना कुछ फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से है। इसको हम फिजिक्स से रिलेटेड पढ़ेंगे जब हम फिजिक्स वाले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इन दो मोशंस को के विषय में आज हम पढ़ेंगे, ये ज्योग्राफी से ही रिलेटेड है। तो हम स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड आपकी घूर्णन गति से। घूर्णन गति क्या होता है, इसके होने न होने से क्या प्रभाव है, इन तमाम टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए इसे रख कर दो। चलिए तो पहली गति है बच्चों हमारी घूर्णन गति। इसको समझने से पहले एक और दो और शब्दावली समझो। जैसे ये आपकी अर्थ है बच्चों, क्या ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी अर्थ है और ये जो है 0 डिग्री इक्वेटर है। ठीक है बच्चों, ठीक है ना। इसको हम मैथ में क्या बोलते हैं? इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। इसको हम 0 डिग्री बोलते हैं। मैथ में इसको क्या बोलते हैं हम बच्चों? एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। जो पृथ्वी होती है, जो हमारी अर्थ है ना, वो अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अक्सर आप इस शब्दावली को सुनते होंगे कि जो पृथ्वी है ये अपनी कितनी एक्सिस पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। 23.5 डिग्री पर जो पृथ्वी है अपने एक्सिस पर, ये पृथ्वी का एक्सिस है, अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये याद रखना पहला पॉइंट है। अगर आपको पेपर ले रहे हो तो इसको लिख लीजिएगा। जो पृथ्वी है, अर्थ है, ये अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है।
ठीक है। जैसे कि ये पृथ्वी है आपकी, पृथ्वी जो होती है पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। ये ऐसे ना होकर सीधी ना होकर ऐसे झुकी हुई है 23.5 डिग्री पर, आपको दिख रहा होगा। ठीक है। तो पहला पॉइंट तो आप याद रखना कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, वाई एक्सिस। और जो एक्स एक्सिस है ना, इसको हम पृथ्वी का तल बोलते हैं या इसको अर्थ सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? अर्थ सरफेस। जो पृथ्वी अपने तल से, अपने अर्थ सरफेस से 66.5 डिग्री झुकी हुई है। क्योंकि आपको ज्ञात है कि ये पूरा मिलकर कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और 90 में से हमें इसका पता है कि 23.5 डिग्री है ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल है, ये 23.5 डिग्री है। तो इसको निकालेंगे तो 90 में से इसको माइनस कर देंगे तो 66.5 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 66.5 डिग्री। तो दो बातें आपको याद रखनी है। क्या? जो पृथ्वी अपने अक्ष से, अपने एक्सिस से तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और अपने तल से, पृथ्वी जो है अपने तल से अर्थ सरफेस से जो है 66.5 डिग्री झुकी हुई है। ये दो बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, डन। चलिए, ये दो बातें याद रखनी है। अब हम बात करते हैं भैया जी घूर्णन गति की। घूर्णन गति, रोटेशन मोशन, रोटेशन मूवमेंट, क्या होता है घूर्णन गति? देखो, जब पृथ्वी, जो पृथ्वी का जो एक्सिस होता है, ये एक्सिस कोई रियल एक्सिस नहीं होता, ये इमेजिनरी एक्सिस होता है, काल्पनिक अक्ष होता है। जब पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष के चारों तरफ पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, उसको हम बोलते हैं घूर्णन गति। डेफिनेशंस का रट्टा नहीं मारना, डेफिनेशन बनानी है वो कॉन्सेप्ट के साथ बनेगी मेरे फ्रेंड। घूर्णन का मतलब क्या होता है? घूमना। जैसे कि आप अपने ही चारों तरफ कैसे घूमो, डांस वगैरह में देखा होगा, जो नायिका होती है वो नायक के हाथ पकड़ कर घूमती है, उसी प्रकार से उसी को हम बोलते हैं घूर्णन गति। क्या बोलते हैं? घूर्णन गति। लट्टू हो गया, वो चलता है अपने चारों तरफ घूमता है, तो उसी को वही क्या हो गया? घूर्णन गति। तो पृथ्वी भी कुछ इसी तरह है। जब पृथ्वी अपनी एक्सिस पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, उसको बोलते हैं हम घूर्णन गति या रोटेशनल मूवमेंट। बात समझ में आई? तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? जब पृथ्वी अपनी एक्सिस पर, अपने अक्ष पर, अक्ष समझ गया ना? अभी अभी मैंने बताया तो 33 डिग्री वाला था। ठीक है, ये काल्पनिक होता है, ये हमेशा याद रखना, ये काल्पनिक होता है। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ घूमती है, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? घूर्णन गति। क्या बोलते हैं? घूर्णन गति। कौन सी डायरेक्शन से? पश्चिम से पूर्व। ये बात आपको याद रखना है कि जो पृथ्वी होती है वो पश्चिम से पूर्व की दिशा की तरफ घूमती है। इतनी बात स्पष्ट होगी आपको? घूर्णन गति का मतलब आई होप कि पता लग गया होगा। घूर्णन का मतलब होता है घूमना। ठीक है, उसको हम बोलते हैं घूर्णन गति। जो पृथ्वी होती है ये अपने इमेजिनरी एक्सिस के चारों तरफ जो होती है एक रोड चक्कर लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं घूर्णन गति। जैसे कि ये हमारी अर्थ है, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है बच्चों, पश्चिम से पूर्व की दिशा में एक चक्कर लगाएगी। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? घूर्णन गति। अब इसके प्रभाव पर हम चर्चा करते हैं। चलिए, आपने लिख ली होगी इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं। घूर्णन गति के प्रभाव। तो घूर्णन गति से क्या होता है? दिन और रात का होना, दिन और रात का होना। घूर्णन गति से ही दिन और रात का डिसाइड होती है। जैसे एग्जांपल्स ले, हमारी जो पृथ्वी है अपनी एक्सिस पर कौन सी डायरेक्शन से घूमती है? इस तरफ पश्चिम होता है, इस तरफ पूर्व होता है। तो पश्चिम से पूर्व की दिशा की तरफ ऐसे घूमते, एक चक्कर लगाएगी तो एक दिन मान लिया जाएगा। ठीक है, आपको ज्ञात होगा कि जो पृथ्वी होती है अपनी एक्सिस पर जो एक चक्कर लगाते हैं वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में लगाते हैं, जिसको हम लगभग लगभग 24 घंटे बोलते हैं। जो पृथ्वी होती है अपनी एक्सिस पर एक चक्कर लगाती है 24 घंटे में, जिसको हम एक दिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक दिन बोलते हैं। तो इसी की वजह से क्या होता है? दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा की तरफ घूमेगी। जो पृथ्वी का जो पूर्वी वाला भाग होता है ना, वो सूर्य के सामने सबसे पहले आता है।
सो इसीलिए पूर्व की तरफ जो होता है सूर्योदय पहला हो जाता है, पश्चिम की तरफ बाद में होता है। पृथ्वी का वो भाग जो सूर्य के सामने रहेगा वहां पर होएगा दिन। पृथ्वी का वो भाग जो सूर्य के सामने नहीं रहेगा वहां पर होएगी रात। अब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ ऐसे घूम रही है, तो जो पूर्व वाला पार्ट है वो सूर्य के सामने गया पहले, तो वहां पर क्या होएगा, दिन होएगा, या वहां के समय में क्या होएगी, वृद्धि होएगी, इंक्रीजमेंट होएगी, रादर देन वेस्टर्न टाइम, पश्चिमी टाइम की तुलना में। इतनी बातें स्पष्ट हुई। चलिए, जो पृथ्वी होती है इसकी वजह से क्या होता है, दिन और रात होता है। और जो घूर्णन गति होता है इसकी वजह से जो सबसे पहले सूर्योदय क्या होता है, पूर्व की तरफ होता है सूर्योदय। ये हमेशा याद रखना, सूर्योदय कहाँ पर होता है, पूर्व की तरफ। सो इसीलिए पूर्व का जो समय होता है वो आगे होता है, समय आगे होता है। ठीक है भैया, दिन और रात का होना पहला इसका प्रभाव है। ठीक है, और 24 घंटे में ये एक चक्कर लगाता है, तो इसीलिए क्या होता है, एक दिन होता है। क्या होता है, एक दिन होता, वन डे होता है। इसी को हम बोलते हैं बच्चों क्या, सोलर दिवस, सोलर डे, सौर दिवस। अच्छा, आपको पता है माय डियर फ्रेंड, क्या जो सूर्य भगवान है वो हमारी गैलेक्सीज मिल्की वे का एक चक्कर 25 करोड़, एक चक्कर जो 25 करोड़ साल में लगाते हैं, जिसको हम वन कॉस्मिक ईयर बोलते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ का चक्कर 365 दिन में लगाते हैं, जिसको हम एक साल बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी अपनी एक्सिस पर एक चक्कर जो है 24 घंटे में लगाते हैं, जिसको हम एक दिन बोलते हैं। महीने के 15 महीना जो होता है, जो सूर्य जो आपके चंद्रमा होते हैं वो अपना एक्सिस पर एक चक्कर लगाते हैं, उसको हम एक महीना बोलते हैं। या कोई हफ्ते के पीछे भी कोई जियोग्राफिकल रीजन है जिसकी वजह से हम 7 दिनों का एक हफ्ता बनाते हैं? कमेंट में बताना, ये आपके लिए क्वेश्चन है। चलिए, अब हम क्या कहते हैं, दिन और रात का होना 24 घंटे से होता है, तो एक दिन इसको हम सोल्स्टिस बोलते हैं। जब पृथ्वी अपनी एक्सिस पर चारों तरफ चलती है तो पृथ्वी को एक झटका लगता है। क्या लगता है, झटका। जैसे कोई भी आप किसी भी चीज को लो, किसी भी चीज को अचानक से घुमाओगे तो उस पर क्या लगता है, एक झटका लगता है, एक फोर्स क्रिएट होता है। उस फोर्स को बोलते हैं बच्चों कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, जिसके विषय में हम आगामी वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। कोरियोलिस बल, इसके जो खोज करता है वो गुस्ताव, फ्रांस के साइंटिस्ट थे गुस्ताव कोरियोलिस, उन्होंने इस बल के बारे में बताया था, कोरियोलिस फोर्स। इसी कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो हमारी वायु होती है वो उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ और बाएं गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में बाएं तरफ उड़ती है। हम जब वीडियो साइक्लोन वगैरह के विषय में डिटेल से पढ़ेंगे ना, वहाँ ये बल फिर से आएगा और वहाँ हम इसके विषय में बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। इसकी इक्वेशंस, डेरिवेशंस भी होते हैं, तो उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी के लिए आपको याद रखना है कि घूर्णन गति की वजह से फोर्स क्रिएट होता है, दैट फोर्स इज अ कोरियोलिस फोर्स। इसी कोरियोलिस फोर्स की वजह से बच्चों क्या ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं, ज्वार भाटा। ये क्या होता है, इसको भी हम आने वाले समय में समझेंगे, ज्वार भाटा क्या होते हैं। ठीक है, जो इसका अगला पॉइंट होता है, पृथ्वी जो होती है पश्चिम से पूर्व की दिशा की तरफ घूमती है, इसीलिए चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों तरफ पश्चिम से पूर्व की दिशा की तरफ घूमते हैं। आपको बस 3-4 इसके प्रभाव मोटे मोटे याद रखने कि भाई, एक तो इसकी वजह से दिन और रात को होना है, दूसरा है कि 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है, कोरियोलिस बल इसकी वजह से उत्पन्न होता है। और तो और एक और प्रभाव इसका याद रखना आपको कि घूर्णन गति की वजह से पृथ्वी पर टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, इनका भी निर्धारण होता है। समझो इस बात को भैया जी, क्या इसी घूर्णन गति की वजह से ताप, टेम्परेचर, दाब, प्रेशर, आर्द्रता, इनका भी निर्धारण होता है इसी की वजह से। कैसे, अरे खुद कॉमन सेंस लगाओ भैया। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती अपने एक्सिस में, बात क्लियर होगी। पृथ्वी का जो भाग सूरज के सामने होएगा, मतलब वहां पर टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा, टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा तो लो प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेगी, आसपास की हवाएं उस जगह को फुलफिल करेगी, जिससे साइक्लोनिक की कंडीशन भी बन सकती है। तो अमूमन हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से
क्लाइमेटिक कंडीशंस भी कहीं ना कहीं डिसाइड होती है। और साइंटिस्टों का विद्वानों का मानना है कि जो पृथ्वी अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई थी, इसके वैल्यूज में कुछ इंक्रीजमेंट और कुछ डिक्रीजमेंट हुई है या कुछ चेंजिंग हुआ है, जिस वजह से सूर्य से आने वाला जो सूर्य तप है उसकी मात्रा में वृद्धि हुई है, जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्लाइमेट चेंजेस में एक फैक्टर्स विद्वानों ने, बड़े बड़े साइंटिस्टों ने इसको भी माना है कि पृथ्वी की एक्सिस पर चेंजिंग हुई है। जब हम क्लाइमेट चेंज वाला पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे। एकमात्र ये एस्पेक्ट में, इसके अतिरिक्त भी कई एस्पेक्ट से क्लाइमेट को चेंज करेंगे। समझ में आ रही है ये बात? ठीक है। और इसी घूर्णन गति की वजह से क्या होता है, पूर्व में सबसे पहले सूर्योदय होता है और पूर्व का समय सबसे पहले आगे होता है। इसी घूर्णन गति की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी का भी निर्धारण होता है घूर्णन गति की वजह से। ये बात समझ में? एक और मोटा मोटा खाका और याद रखिएगा, घूर्णन गति की वजह से ही हम और आप देशांतर, मतलब कि देशांतर को समय जोन में 24 टाइम जोन में डिवाइडेड कर सकते हैं। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, इसको भी लिख लीजिएगा। क्या घूर्णन गति की वजह से देशांतर को, लॉन्गिट्यूड को 24 टाइम जोन में डिवाइड किया जा सकता है। मैं बता चुका हूँ ये 24 टाइम जोन में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे ही घूर्णन गति एक चक्कर लगाएगी, एक चक्कर कितने देर में लगाएगी, वो 24 घंटे में 360 डिग्री एंगल कवर करेगी, तो एक घंटे में 15 डिग्री। तो ये इसके घूर्णन गति के प्रभाव है। पहला प्रभाव जल्दी से याद कर ली, घूर्णन गति का मतलब है कि अपने एक्सिस के चारों तरफ पश्चिम से पूर्व की दिशा में एक चक्कर लगाना, उसको घूर्णन गति बोलते हैं। इससे क्या होता है, इससे दिन और रात का होना होता है। 24 घंटे में एक चक्कर लगाते हैं, उसको हम शॉर्ट ब्यूस बोलते हैं। इसकी वजह से एक कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। घूर्णन गति से टेम्परेचर, प्रेशर से कहीं कहीं क्लाइमेट चेंजिंग, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी इसी से डिटरमाइन होती है। और फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट की जो घूर्णन गति होती है, ये हमारे देशांतर को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड करती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके परिभ्रमण गति। ये तो हो गया आपका चलिए अब सेकंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया जी, व्हाट परिक्रमण गति। परिक्रमण गति, रिवोल्यूशनरी मोशन। देखो परिक्रमण, परिक्रमा, किसी एक पॉइंट को, किसी बिंदु को सापेक्ष मानकर उसके चारों तरफ एक चक्कर लगाना, उसको बोलते हैं हम परिक्रमा। जैसे जब कोई विवाह करता है तो वो अग्नि के चारों तरफ परिक्रमा करता है, नहीं करता है? करता है। मतलब कि उस अग्नि को वो सेंटर पॉइंट मानकर या उस अग्नि पॉइंट को सापेक्ष मानकर उसके चारों तरफ एक चक्कर लगाता है, जिसको हम बोलते हैं परिक्रमा। या हम भी किसी भी पॉइंट को लेकर चारों तरफ घूम रहे तो उसको क्या बोलते हैं हम? परिक्रमा। जो पृथ्वी होती है अपने नत अक्ष पर, मतलब कि झुके हुए अक्ष पर पश्चिम से पूर्व, मतलब जब पृथ्वी नत अक्ष पर, झुके हुए अक्ष पर सूर्य का चारों तरफ एक चक्कर लगाती है, उसको बोलते हैं हम परिक्रमण गति। पृथ्वी की परिक्रमण गति। अगर पृथ्वी अपने एक्सिस पर ही ऐसे ऐसे घूम रही है तो उसको हम बोलेंगे परिक्रमण, वो परिभ्रमण। परिभ्रमण और यो परिक्रमण का और भ का अंतर है, याद रखना। तो परिभ्रमण क्या है, जब पृथ्वी नत अक्ष पर, नत का मतलब होता है झुके हुए एक्सिस पर, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, करे तो उसी परिक्रमण गति कहते हैं। पहले तो इसकी परिभाषा लिखिए, परिक्रमण गति कहते हैं। जब बात स्पष्ट हुई, पृथ्वी नत अक्ष पर सूर्य की परिक्रमा करे या पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करे या कोई भी करे पृथ्वी की परिक्रमा करे, सूर्य की परिक्रमा करे, उसको बोलते हैं बच्चों हम परिक्रमण गति। और इस प्रिंसिपल को हेलोसेंट्रिक भी बोलते हैं।
ठीक है। एक बहुत बड़े एक साइंटिस्ट हुए थे जिसका नाम था, फिजिक्स में बात करेंगे यार, कैपर कूपर के लॉज थे ना, मतलब कोपरनिकस आया था पहले, वो फिजिक्स वाला टॉपिक है, वहाँ पर चर्चा करेंगे। अभी तो आपको इतने याद रखना है, परिक्रमण गति, जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है उसको हम बोलते हैं परिक्रमण गति। बीच में सन मान लो, और ये पृथ्वी, जो पृथ्वी होती है ये अपने एक्सिस पर ही घूमते घूमते ऐसे ऐसे चक्कर करती है। हम और आप जो पढ़ते हैं ना इसके विपरीत होता है। हमने तो पता है कि पृथ्वी ऐसे घूमते हैं, लेकिन पृथ्वी ऐसे 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 घूमते हैं, क्योंकि वो अपने एक्सिस पर भी घूम रही होती है, ऐसे 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 अपने एक्सिस पर भी घूमते हुए घूमती है। तो ऐसे 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 घूमते हैं पृथ्वी। ठीक है। अब इसके ऊपर भाव पर चर्चा करते हैं भैया। चलिए, प्रभाव, इम्पैक्ट। देखो, परिक्रमण गति की वजह से क्या होते हैं, ऋतुएं होती है। क्या होती है? ऋतु। ऋतु के कितने प्रकार के होते हैं? ऋतु पढ़ेंगे इसके विषय में। ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, अभी के लिए लिख देता हूँ, अभी पढ़ाओ, अभी बताओ विषय में। शीत ऋतु, और बसंत ऋतु, और शरद ऋतु। ठीक है, समर, विंटर्स, ऑटमन्स एंड स्प्रिंग सीजन। सबसे पहले बात तो इनसे ऋतु होती है। दूसरा इनका क्या प्रभाव है, तुम सोचिएगा क्या प्रभाव हो सकता है इनका। दूसरा, दिन और रात का जो लंबा, जो बड़ा और छोटा होना होता है, इन्हीं की वजह से होता है। कैसे होता भी बताऊंगा। दिन और रात का बड़ा और छोटा होना इन्हीं की वजह से होता है। दिन और रात का बड़ा होना, छोटा होना, ये कारक है। और क्या होता है परिक्रमण गति से? जो आपकी परिक्रमण गति होती है ना, ये कर्क रेखा और मकर रेखा का भी निर्धारण करती है। कैसे, अभी बताऊंगा। कर्क रेखा और मकर रेखा, इनका भी निर्धारण करती है। ठीक है। कर्क रेखा किसको बोलते हैं हम? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक, और मकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है। ये मोटा मोटा आइडिया आपको याद रखना है। इनसे ऋतु का भी निर्धारण होता है, दिन और रात का बड़ा और छोटा होना, और कर्क रेखा पर, कर्क और मकर रेखा का निर्धारण करते हैं। और इसी गति की वजह से परिक्रमण, परिक्रमण गति की वजह से ही नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पर, नॉर्थ एंड साउथ पोल पर 6 महीने के लिए दिन और 6 महीने के लिए रात होती है। आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूँ क्या, कि इसी की वजह से, रिवोल्यूशनरी मोशन की वजह से नॉर्थ और साउथ पोल पर 6 महीने के लिए दिन और 6 महीने के लिए रात होती है। कैसे होती है अभी बताता हूँ। बताओ, आपको इसकी परिभाषा समझ में आ गई, इसके प्रभाव समझ में आ गए। अब कुछ शब्दावली समझिए जिससे हम ऋतुओं को समझ सकते हैं और इनका कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए। दो शब्दावली अभी लगी। एक तो है विषुव, इक्विनॉक्स। दूसरा है अनाम, सोलिस्टिक। क्या होता है इनका मतलब? विषुव का मतलब ध्यान से समझिए, जब सूर्य की किरणें, जब सन रेज विषुवत रेखा पर, इक्वेटर पर लंबवत पड़े या सीधी पड़े, उस सिचुएशंस को विषुव बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं। बात समझ में आ गई? विषुव क्या है? जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर, इक्वेटर पर क्या सीधी पड़े, लंबवत पड़ती है, उस सिचुएशन को इक्विनॉक्स, विषुव कहा जाता है। ठीक है। और जब सूर्य की किरणें, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा एवं मकर रेखा पर सीधी पड़ती है या लंबवत पड़ती है, उस स्थिति को कहा जाता है अयनाम, सोलिस्टिक। फिर सोलिस्टिक दो टाइप में डिवाइडेड हो जाता है। ठीक है। एक तो हो जाता है आपका स्प्रिंग,
सोलिस्टिक, जिसको हम बोलते हैं सॉरी ये नहीं है, एक्सट्रीमली सॉरी। जो सोलिस्टिक होता है वो दो टाइप में डिवाइडेड हो जाता है। कौन कौन सा वाला? एक तो जाता है आपका ग्रीशम आयनान, ग्रीशम आयनान, इसको बोलते हैं हम एस एस, समर सोलिस्टिक। दूसरा हो जाता है आपका शीत आयनान, शीत आयनान, इसको बोलते हैं हम विंटर सोलिस्टिक। ठीक है भैया। और इक्विनॉक्स दो यहाँ हो जाते हैं, तो कौन कौन से वाला? एक तो जाता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स, एक हो जाता है आपको ऑटोमन इक्विनॉक्स। इसके विषय में पढ़ेंगे। स्प्रिंग को बोलते हैं हम बसंत विषु, और इसको बोलते हैं हम शरद विषु। अभी अभी समझते हैं, बताओ। पहले तो इनको छोड़कर अभी पढ़ेंगे। दो शब्दावली समझ में आई या नहीं आई? पहले तो विषुव होगी इक्विनॉक्स, जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है तो उस सिचुएशन को विषुव कहते हैं। जब सूर्य की किरणें या तो कर्क रेखा पर या मकर रेखा पर जब सीधी पड़ती है तो उस सिचुएशन को इक्विनॉक्स बोलते हैं। बस सो सिंपल। परिभाषा याद नहीं करनी है, परिभाषा बढ़ानी है। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो परिभाषा सच में बन जाती है, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखो अपना। चलिए, ये देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको विषु पढ़ाता हूँ। विषु, विषु क्या होता है? लेट्स सपोज ये आपकी क्या है? अर्थ है। ये आपका इक्वेटर है 0 डिग्री, ठीक है। तो बीच में होना चाहिए तो 0 डिग्री को क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर होता है पृथ्वी को दो भागों में डिवाइडेड कर देता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? विषुव बोलते हैं। ये कब कब होता है? कब कब होता है? या तो ये होएगा आपका 23 सितंबर को, या होएगा ये आपका 21 मार्च को। 23 सितंबर और 21 मार्च की सिचुएशन को जो सूर्य की किरणें होती है वो विषुवत रेखा पर सीधे पड़ती है, इसलिए आप देखना 23 मार्च को नहीं तो ज्यादा गर्मी होती है नहीं ज्यादा ठंड होती है इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। आपको क्या होगा कि जो उत्तरी गोलार्ध होता है ना, यहाँ स्थल ज्यादा होता है, लैंड एरिया ज्यादा है, ज्यादा देन वाटर। और साउथ दक्षिणी गोलार्ध में पानी वाला एरिया ज्यादा है। इसका जल का और स्थल का जो कॉन्ट्रैक्ट है इस पर क्लाइमेट पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जब हम क्लाइमेट वाले टॉपिक पढ़ेंगे ना, विस्तार से चर्चा होगी कि स्थल का और जल का क्लाइमेट पर क्या क्या डिपेंड, क्या क्या प्रभाव होता है। तो आपको याद रखनी है क्या? 23 सितंबर और 21 मार्च को विषुव की सिचुएशन होती है। इस समय सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी होती है। इक्विनॉक्स के दौरान क्या होता है? इक्विनॉक्स बस 12 घंटे के लिए होता है दिन, और 12 घंटे के लिए क्या होती है? रात। ये हमेशा याद रखनी। मतलब अगर मैं कहूँ एक लाइन में संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात समान रहते हैं इन द सिचुएशन ऑफ इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स एक बार में याद रख लेना, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन व रात का समान होना, एक जैसे होना, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? हम विषुव बोलते हैं, इक्विनॉक्स। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ मैं, जल्दी से बताना, बुद्धि लगाना। 21 मार्च को 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर होती है। 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती है, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में नॉर्थर्न गोलार्ध में एक जैसा टेम्परेचर नहीं रहता। 23 सितंबर को गर्मी ज्यादा होगी रादर देन वो 21 सितंबर 21 मार्च वाला दिन। ऐसा क्यों? इसका एक लॉजिक है, इसका क्वेश्चन ध्यान से समझिए कि भाई 23 सितंबर को क्या होता है? 23 सितंबर से पहले जो होता है वर्षा रीजन, रेनी सीजन होता है। उस रेनी सीजन में जितने भी सभी क्लाउड्स होते हैं जो बारिश कर कर हट जाते हैं। सो इसीलिए इंसोलेशन जो सूर्य तप होता है वो पृथ्वी पर प्रत्यक्ष रूप से आता है। इसीलिए 23 सितंबर को क्या होता है? गर्मी ज्यादा होती है। लेकिन 21 मार्च में क्या होता है कि जो बादल होते हैं वो आसमान में ठीक ठाक बने रहते हैं,
और वे आने वाले इंसोलेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। इस सिचुएशन को 21 मार्च को हमको इतनी ज़्यादा गर्मी फील नहीं होती है जितनी ज़्यादा हमको 23 सितंबर को होती है। ये बात समझ में नहीं है तो तनाव नहीं लेना। जब हम क्लाइमेट वाले टॉपिक पर चर्चा करेंगे हम वहाँ पर फिर से विस्तार से इसके विषय में तो पढ़ना ही है। मैंने तो ऐसे जिक्र कर दिया। अभी आप बताओ आपको विषव वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया? पक्का। चलिए, विषव क्या होता है? जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत होती है उस सिचुएशन को विषुव बोलते हैं। इस दिन पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होती है। संपूर्ण पृथ्वी पर एक जैसा दिन और एक जैसी रात होती है। बस। चलिए, और ये कब कब होता है? ये जब मैंने लिख दिया था। अब हम पढ़ेंगे बच्चों इसके विषय में भला। अब हम अयनांत के बारे में पढ़ते हैं। अयनांत सोनिष्टि, ठीक है। ये आपकी पृथ्वी माता जी है, ये आपकी इक्वेटर जी है। इक्वेटर पता नहीं पर क्यों बन जाता है या तो बीच में होता है। हाँ, ये आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ है इसको, और ये आपकी 23.5 डिग्री साउथ है। अब ये नॉर्थ से 23 डिग्री क्या है? ये भैया जी लैटिट्यूड है, अक्षांश है, जिसके विषय में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मे भी आपको थोड़ी बहुत कठिनाई होगी, अदरवाइज ऐसे आपको ये सुनिए कि वो देखना मैंडेटरी है। देखो बच्चों, जब सूर्य की किरणें या तो यहाँ पर मतलब इसको बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है, या यहाँ पर इसको बोलते हैं मकर रेखा, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बस सिंपल। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी जा पड़ती है तो उस सिचुएशन में उत्तरी गोलार्ध में हम क्या बोलते हैं? उत्तरी ग्रीष्म अयनांत। याद रखना, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़े, सीधी पड़े, तो उस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में जो होता है तापमान में वृद्धि हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं ग्रीष्म अयनांत। सोलिस्टिक में हमने पढ़ा ग्रीष्म अयनांत। तो ये जो ग्रीष्म अयनांत होता है ये 21 जून को होता है। इसको होता है 21 जून को। 21 जून को 21 जून को सूर्य की किरणें जो होती है कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में जहाँ हम और आप रहते हैं, हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, आपको पता होगा इतना तो मे भी। 21 जून को क्या होता है कि सूर्य की किरणें जो होती है कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। इस वजह से नॉर्थन हेमिस्फीयर में टेम्परेचर साउथर्न हेमिस्फीयर में कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है। समझ गए? तो हमारा जो भारतीय जो भूगोल है, हमारी जो इंडियन सिचुएशन है वो यहाँ पर आपको ज्ञात होगा। हम यहाँ पर आते हैं उत्तरी गोलार्ध में, जब टेम्परेचर ज़्यादा होएगा तो हवा उठेगी, गर्म होकर उठेगी, और यहाँ पर हवा की कमी होगी तो आसपास की जो हवाएं आती हैं वो आती है इसको मिलने के लिए, जिसको हम बोलते हैं आंधी, आगे तूफान, अगर लू चली है, वो यही चलते हैं। क्लाइमेट वाले टॉपिक में डिटेल से पढ़ना है हमें, तनाव नहीं लेना बिल्कुल भी। मतलब ग्रीष्म आयदान समझ में आ गया। भूगोल में इसको बोलते हैं बच्चों कर्क संक्रांति। क्या बोलते हैं? कर्क संक्रांति। मैंने सब आगे लिख दिया। कर्क संक्रांति। तो बच्चों, जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है ना, अब एक अच्छा और वो अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। जब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ती है तो उत्तरी गोलार्ध के टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है। का मतलब है कि इस दिन उत्तरी गोलार्ध में जो होता है 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। अगर क्वेश्चन, अगर आप गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भैया जी उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। जब सूर्य की किरणें यहाँ पर लंबवत होगी तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो है सूर्य की किरणें कम होगी, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो होता है सबसे छोटा दिन होता है। सबसे छोटा दिन, सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है। सबसे छोटा दिन होता है कहाँ पर? ये होता है साउथ हेमिस्फीयर में, और ये सिचुएशन होती है भैया जी नॉर्थ हेमिस्फीयर में।
डन आपका। चलिए सबसे छोड़ 21 जून को तर्क क्रांति हुई। ये तो आपने अभी पढ़ लिया। एक और पॉइंट समझिएगा, सूर्य की किरणें जिस गोलार्ध में लंबवत होएगी उस गोलार्ध में बढ़ते हुए अक्षांश के साथ दिन में वृद्धि होएगी, टेम्परेचर में भी और दिन में भी वृद्धि होएगी। मतलब जब सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री पर या उत्तरी गोलार्ध पर लंबवत होती है उस सिचुएशन में उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक 24 घंटे दिन रहता है। क्या रहता है? दिन रहता है। ठीक है, जो यहाँ पर अगर मैं 66.5 डिग्री बढ़ाता हूँ और ये आपका 90 डिग्री घोषित कर देता हूँ तो इस वाले एरिया में जो होएगा 24 घंटे क्या रहेगा? दिन रहेगा। कब? जब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में लंबवत होगी और ये आपकी आइस वगैरह हो जाती है, मेल्ट होने लगती है। क्यों होने लगती है? मेल्ट होने लगती है। आपको पता होगा हिम होता है ना, हिमोड, हिमानी, जो बर्फ ग्लेशियर वगैरह होते हैं ये मेल्ट होने लगते हैं। ये बात समझ में आई? समझ में आई? हाँ या ना? पक्का? चलिए, जब सूर्य जब अब ध्यान से समझो, जब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में लंबवत होएगी तो ऑब्वियस है कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होएगा? दक्षिणी गोलार्ध में क्या होएगा भैया जी? सूर्य की किरणें नामात्र के बराबर जाएगी और यहाँ पर 90 डिग्री से लेकर 66 डिग्री तक कोई भी सूर्य तक प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या रहता है? रात रहती है। ये तो हो गया भैया जी आपका ग्रीष्म अयनांत। ग्रीष्म अयनांत में एक बार और मैं समझा देता हूँ क्या होता है। क्या होता है ग्रीष्म अयनांत? वो सिचुएशन होती है जब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत होती है और सिचुएशन को हम ग्रीष्म अयनांत बोलते हैं। 21 जून को होता है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में 21 जून का जो दिन होता है वो सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटी होती है। ठीक है, इसी के विपरीत अगर हम देखें तो दक्षिणी गोलार्ध में इस दिन क्या होता है? सबसे छोटी सबसे बड़ी रात होती है और सबसे छोटा दिन होता है। ये अभी अभी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। बात क्लियर होगी? 21 जून को क्या होता है? सबसे छोटा दिन होता है और यहाँ पर सबसे बड़ी रात होगी। डन। और जब सूर्य की किरणें जिस गोलार्ध में लंबवत होगी वहां पर बढ़ते हुए अक्षांश के साथ सूर्य तप में वृद्धि होगी, दिन दिन में वृद्धि होगी। ये चर्चा हमने करी, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं शीत अयनांत के विषय में, जिसको हम बोलते हैं विंटर सोलिस्टिक। क्या बोलते हैं? विंटर सोलिस्टिक। ठीक है भैया, क्या क्या होता है? जब सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध पर मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है उस सिचुएशन को हम बोलते हैं शीत अयनांत। क्या बोलते हैं? शीत अयनांत। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध के कॉन्टेक्स्ट में ध्यान से देखो। 0 डिग्री, ये पता नहीं कर रेखा हमेशा ऊपर क्यों बन जाती है मुझसे यार। मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत जाती है तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम? शीत अयनांत। ये कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। क्या कब होता है ये? 22 दिसंबर को होता है और 22 दिसंबर को यहाँ पर क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है। क्या होती है? सर्दी होती है। और 22 दिसंबर को यहाँ पर क्या होती है? गर्मी होती है। क्या होती है? गर्मी होती है। इसीलिए 22 दिसंबर को अगर हम बात करूँ साउथ हेमिस्फीयर पर क्या होता है? सबसे बड़ा दिन एवं सबसे छोटी रात। सबसे छोटी रात होती है। आप इसको नोट डाउन कर लेना। मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब हो सकती है क्योंकि मैं स्पीड में लिख रहा हूँ। अब 22 दिसंबर को ये तो होगा साउथ हेमिस्फीयर की बात। अगर मैं नॉर्थ हेमिस्फीयर के बताऊँ, नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होगा इसलिए तो ध्यान से देखिएगा। नॉर्थ हेमिस्फीयर में इसी के विपरीत सिचुएशन हो जाती है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में सूर्य की किरणें बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होती है। सो इस दिन 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? सबसे बड़ी
रात एवं सबसे छोटा दिन, सबसे छोटा दिन, सबसे छोटा दिन, ये होता है 22 दिसंबर को। ठीक है, इसको बोलते हैं हम। अब सूर्य की किरणें मकर का प्रथम बहुत पड़ी है, तो इसको बोलते हैं बच्चों हम मकर संक्रांति। क्या बोलते हैं? मकर संक्रांति। भूगोल के हिसाब से जो मकर संक्रांति होती है वो 22 दिसंबर को बनती है, लेकिन भारतीय परंपरा में 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाता है। आपको याद होगा, लेकिन भूगोल क्या कहता है कि भाई 22 दिसंबर को सूर्य भगवान जी की जो किरणें हैं वो 22 दिसंबर को पड़ी है मकर रेखा पर, तो इस दिन मनाना चाहिए। लेकिन लोग अपनी परंपराओं से चलते हैं, भूगोल वूगोल कौन पढ़ता है इतना। ये बात क्लियर होगी? पक्का? चलिए, आपको रीत में भी समझ में आ गई होगी, हम रीत में समझा देता हूँ। वैसे तो आएगी आपको, रीत समझ में नहीं आई अभी नहीं है। देखो भैया, रीत कितनी होती है? पहले आती है गर्मी, क्या आती है? सर्दी। गर्मी को लेते हैं पहले, गर्मी आएगी, फिर शरद आएगी, फिर शीत आएगी, और फिर बसंत आएगी। अगर मैं उत्तरी गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध को लेकर चलता हूँ, तो जो गर्मी होएगी, ग्रीष्म ऋतु होएगी, वो कब होएगी? 21 जून को। वैसे 21 जून को नहीं होएगी, जो ग्रीष्म ऋतु के जो महीने होते हैं वो होते हैं 15 मार्च से लेकर 15 जुलाई तक होते हैं, 3 महीने के लिए। इस पर हम विस्तार से फिर बाद में चर्चा करने वाले हैं, अभी आप इसमें सुनिए। 21 जून को जो है, मैं उत्तरी गोलार्ध के औसत दर में मान रहा हूँ। उत्तरी गोलार्ध में जो है सूर्य की किरणें 21 जून को लंब बहुत पड़ती है, तो सूर्य दिन क्या होती है? गर्मी होती है। ठीक है। शरद की अगर मैं बात कर लेता हूँ, शरद ऋतु कब आएगी? 23 सितंबर को आएगी। शीत 22 दिसंबर को, क्योंकि सूर्य की किरणें से हम बात कर चुके हैं, होगी 21 मार्च को। ठीक है माय डियर फ्रेंड, सो यही था हमारे आज की वीडियो का। मिलते हैं माय डियर फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।